हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने सम्मन तक का आप लोगों को ख़त्म कर दिया था। सम्मन मतलब कहाँ तक का आपका हो गया था 71 तक। मतलब सम्मन का प्रावधान कहाँ से 63 से 71 तक दिया गया था। पुराने में कहाँ 61 से लेके 69 पे। तो आज हमको क्या पढ़ना है, वारंट पढ़ना। तो सबसे पहले वारंट कहाँ से कहाँ तक। तो पुराना जो CRPC था 70 से 81 तक में दिया गया था, और नए जो BNSS में है उसमें कहाँ 2 सेक्शन बढ़ा देना, 72 से 83। 72 से क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है। 72 से लेके 83 सॉरी 83 तक का हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद सबसे पहले क्या है, गिरफ्तारी का वारंट। तो आप वारंट का मतलब समझो क्या होता है। वारंट कहीं परिभाषित नहीं है। नंबर 1, वारंट का मतलब क्या होता है, परिपत्र। क्या होता है वारंट का मतलब, नंबर 1 परिपत्र होता है। क्या होता है, परिपत्र। पहले ये समझो वारंट का मतलब क्या होता है, परिपत्र होता है, ठीक है। अब परिपत्र होता है तो परिपत्र क्या होता है, परिपत्र न्यायालय द्वारा जारी किया गया क्या आदेश है। क्या है, न्यायालय द्वारा ये क्या है, आदेश है, ठीक है। ये न्यायालय द्वारा जारी किया गया क्या होता है, आदेश होता है, जिसके तहत न्यायालय पुलिस अधिकारी को कुछ करने का आदेश देती है। जिसके तहत क्या होता है, न्यायालय पुलिस को कुछ करने का आदेश देती है, कुछ करने का आदेश देती है, ठीक है। कुछ करने का आदेश देती है, ठीक है। तो अब इसको समझो, वारंट क्या है। वारंट है ऐसा परिपत्र जिसमें न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी को कुछ करने का आदेश देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वारंट कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, वारंट कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। वारंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के। जैसे पहला गिरफ्तारी का वारंट, ठीक है, गिरफ्तारी का वारंट भी हो सकता है। दूसरा आपका तलाशी वारंट हो सकता है, ठीक है। वारंट कई प्रकार के हो सकते हैं, तलाशी वारंट। तीसरा कुर्की का वारंट हो सकता है, किसका, कुर्की का वारंट हो सकता है। चौथा आपका मृत्यु दंडादेश को एग्जीक्यूशन कराने का वारंट हो सकता है, ठीक है। मृत्यु दंड का निष्पादन कराने का वारंट होता है, ठीक है। फिर पांचवा क्या होता है, कारावास का निष्पादन कराने के लिए वारंट होता है, ठीक है। तो कितने हम साधारणतः 5 प्रकार के मैंने आपको वारंट बताए। तो हमको जो पढ़ना है इस क्लास में, क्या पढ़ना है, गिरफ्तारी का वारंट। क्या पढ़ना है, गिरफ्तारी का वारंट पढ़ना है, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है इसमें, गिरफ्तारी का वारंट पढ़ना है, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो गिरफ्तारी के वारंट में सबसे पहले हमको जानो कि गिरफ्तारी का वारंट, मैंने परिभाषा एक बताई, तो इसको एक संतुलित फॉर्म में परिभाषा क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। जब न्यायालय सामान्यतः एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को यह आदेशित कर दे कि वह परिपत्र या वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश या उपस्थित करे, इसी को हम क्या कहते हैं, गिरफ्तारी का वारंट कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरफ्तारी का वारंट किसे कहते हैं, जब न्यायालय सामान्यतः एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को यह आदेशित करता है कि वह परिपत्र या वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश या उपस्थित करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, गिरफ्तारी का वारंट कहते हैं, ठीक है। अब गिरफ्तारी का वारंट क्या, अगर गिरफ्तारी, देखो गिरफ्तारी का वारंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ये याद कर लो। गिरफ्तारी का वारंट कितने प्रकार का होता है, पहले ये जो सामान्य बातें ये याद कर लो। एक होता है BW बेलेबल वारंट, एक होता है NBW नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट का मतलब क्या होता है, अगर पुलिस वारंट पर गिरफ्तार करती है और अगर वो बॉन्ड भर देता है तो पुलिस अधिकारी ही उसे छोड़ देती है। नॉन बेलेबल वारंट में पुलिस बॉन्ड लेके छोड़ नहीं सकती, उसको न्यायालय के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी है। तो कितना बता दिया मैंने, वारंट 2 प्रकार के होते हैं। अगर गिरफ्तारी का वारंट जारी है, क्या है,
गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। परंतु अगर गिरफ्तारी का वारंट जमानतीय वारंट है, देखो यही BW, यानी कि अगर गिरफ्तारी का वारंट क्या है, जमानती है, तो गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करना आवश्यक नहीं है, उसे थाने से ही जमानत दे दी जाती। तो ये आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो पहले मैंने गिरफ्तार वारंट के प्रकार बता दिए, फिर गिरफ्तारी के वारंट का प्रकार 2 प्रकार बता दिया, कौन कौन, NBW और BW। ठीक है, अब एक चीज़ और याद कर लो, ठीक है, पहले सामान्य बातें याद कर लो, फिर उसके बाद क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद है कि गिरफ्तारी का वारंट किन मामलों में जारी होता है। इसको देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ तो शायद हो सकता है आप लोगों को ना दिखे। ठीक है, आओ अब आ जाओ, क्या कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट किन मामलों में जारी होता है, किन मामलों में, किन मामलों में जारी होता है। तो ये कैसे पता लगाओगे गिरफ्तारी का वारंट किन मामलों में जारी होता है। तो जो CRPC की धारा 2X है और रेड विथ इसको कर लो नए वाले तुम्हारे BNSS में 21Z, तो वारंट मामलों को इसमें क्या किया गया, परिभाषित किया गया। इस सेक्शन में क्या किया गया, वारंट मामले को परिभाषित किया गया है। तो इसमें बताया गया कि जिन मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वारंट मामला। तो 2 वर्ष से अधिक वाले मामले को क्या कहेंगे, साधारणतया 2 वर्ष से अधिक मामले को क्या कहते हैं, वारंट मामला। क्या कहते हैं, वारंट मामला कहते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ें, वारंट मामला। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसमें 2 वर्ष से ज़्यादा की पनिशमेंट हो उसे वारंट मामला कहते हैं। अतः समानता ऐसे मामले में क्या कर सकता है, न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी। लेकिन अब मैं कुछ ऐसे अपवाद बताऊंगा कि इसके सामान्यतः क्या कर सकता है, गिरफ्तार। लेकिन कुछ ऐसी दशाएं हैं जो आपको इसके कुछ अपवाद हैं जो ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अब क्या होगा, जैसे कोई, जब तुम पढ़ोगे पुराना सेक्शन 204(1)B, 204(1)B ये अपवाद है, इसको रेड विथ कर लो 227(1)B, ये आपका हो जाएगा BNSS का। इसमें क्या है, वारंट मामला भी है, लेकिन क्या होता है, वारंट मामलों में गिरफ्तारी का वारंट ना जारी करके न्यायालय सम्मन जारी कर सकता है। ये एक अपवादिक दशा है। ये क्या है, एक अपवादिक दशा, अपवाद है। यहाँ क्या होता है, वारंट नहीं जारी करके न्यायालय क्या करता है, सम्मन जारी कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, सम्मन जारी कर सकता है। मामला वारंट मामला है, परंतु यहाँ पे ये अधिकार दिया गया कि न्यायालय डायरेक्ट वारंट न जारी करके गिरफ्तारी का सम्मन जारी कर सकता है। ठीक है, 204। इसी तरह मैंने आपको याद करो बताया था पुराने CRPC की धारा 87, नए में 90। ठीक है, 90 बताया था मैंने आप लोगों को। उसमें क्या, सम्मन की जगह क्या जारी किया जा सकता है, डायरेक्ट वारंट जारी। इसी तरह 204 है, जो अगर वारंट मामला प्रतीत होता लेकिन न्यायालय क्या, सम्मन जारी करता, किसमें, 204(1)B में, और नए में 227(1)B में। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट क्या है, गिरफ्तारी का वारंट कितने प्रतियों में होता है, 1 प्रति में होता है, 1 प्रति में। ये याद कर लेना, गिरफ्तारी का वारंट कितने प्रति में होता है, 1 प्रति में होता है। किसके नाम जारी होगा, किसके नाम जारी होगा, किसके नाम जारी होगा, गिरफ्तारी का वारंट किसके नाम जारी होगा। थोड़ा इस पे लिख नहीं जाता ना, तो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। गिरफ्तारी का वारंट किसके नाम जारी होता है, सामान्यतः, देखो सामान्यतः, जब सामान्यता आ गया, सामान्यता पुलिस अधिकारी को, किसको, पुलिस को, सामान्यता पुलिस, यानी कि इसका अपवाद भी है, कुछ दशाओं में व्यक्ति को भी जारी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सामान्यता पूछेगा तो गिरफ्तारी का वारंट सामान्यता पुलिस अधिकारी को जारी होता है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, किसको, पुलिस अधिकारी को जारी होता है। इतनी चीज़ें हो गई, जो एग्जाम में आता पहले मैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर सेक्शन शुरू करता हूँ। फिर गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप, नमूना कहाँ दिया गया है, गिरफ्तारी के नमूना
गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप कहाँ दिया गया, प्रारूप देखो कहाँ दिया गया है, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप कहाँ दिया गया, तो सेकंड शेड्यूल में कहाँ दिया गया है, सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में कौन सा, फॉर्म नंबर 2, इसमें क्या दिया गया, इसमें अभियुक्त के खिलाफ, इसमें अभियुक्त के लिए दिया गया है कि अभियुक्त के खिलाफ जब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा उसका प्रारूप क्या होगा, फॉर्म संख्या 2 में सेकंड शेड्यूल के, और इसको पढ़ लेना नए के साथ रेड विथ कर लेना 3, बीएनएसएस में क्या हो गया, 3 हो गया, 1 बढ़ गया है, ठीक है, बीएनएसएस में कहाँ हो गया, 3 हो गया। और उसके बाद फॉर्म नंबर आपका आता 9, इसको कर लेना रेड विथ 10 बीएनएसएस के साथ, ठीक है, बीएनएसएस में 1 बढ़ गया। ये किसके लिए है, सेकंड वाला, साक्षी के लिए, किसके लिए है, साक्षी के लिए, साक्षी के लिए अगर वारंट जारी करना है तो कौन सा फॉर्म नंबर चुनोगे, 9 चुनोगे, ठीक है। तो प्रारूप भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ, इतनी चीज़ें हो गई। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है गिरफ्तारी का वारंट क्या होता है, लिखित होना चाहिए, मुद्रित होता है और हस्ताक्षरित होता है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम सेक्शन शुरू करते हैं, आइए अब यहाँ से सेक्शन पढ़ो, अब चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले 72 को किसके साथ पढ़ोगे आप, 72 को पढ़ोगे, पुराना जो सीआरपीसी था उसको 70 के साथ पढ़ोगे, ठीक है। क्या कहता है कि गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, तो प्रारूप और अवधि, ठीक है, क्या चीज़ है, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। तो अगर फॉर्म पूछे, ठीक है, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप कहाँ दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप कहाँ दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क के आना सेक्शन नए में 70, पुराने में 70, नए में 72, ठीक है। और पूछेगा गिरफ्तारी के वारंट की अवधि कहाँ दी गई है, अगर पूछेगा गिरफ्तारी के वारंट की अवधि कहाँ दी गई है तो भी सेक्शन क्या मार के आओगे, 72 और पुराने में 70, ठीक है। और पूछ सकता कि गिरफ्तारी के वारंट को रद्दीकरण कहाँ दिया गया, ठीक है, रद्द करना कहाँ दिया गया, रद्द करने का प्रोविजन कहाँ दिया गया, तो वो दिया गया आप 70 के क्लास 2 में, 72 के क्लास 2 में, पुराने में 70 के क्लास 2 में। तो इतने क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट से जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आ जाओ, फिर उसके बाद अब इसको ध्यान से पढ़ो। तो न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किए गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में होगा। पहली बात, गिरफ्तारी का वारंट किस रूप में होगा, लिखित रूप में होगा, और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और उस पर उस न्यायालय की क्या लगी होगी, मुद्रा लगी होगी, क्या लगी होगी, मुद्रा लगी होगी, ठीक है। इतनी चीज़ें समझें। अब आ जाऊं, फिर कहता है ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक परिवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। यानी कि रद्द करने का प्रावधान कहाँ दिया गया, अभी मैंने बताया था 2 में, रद्द नहीं कर दिया जाता जब तक वह निष्पादित नहीं, या देखो 2 तरीके से रद्द किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना कितने तरीके से रद्द किया जा सकता है। देखो रद्द कितने तरीके से किया जाता है, रद्द याद करो, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, रद्द तुम्हारा कितने तरीके से किया जा सकता है, 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका क्या है, न्यायालय कर दे, ठीक है, पहला क्या, न्यायालय कर दे, या वारंट का क्या हो जाए, निष्पादन हो जाए, या वारंट का निष्पादन हो जाए। तो वारंट को किस तरीके, 2 प्रकार से, या तो जिस न्यायालय ने जारी किया वो रद्द कर दे, या तो वारंट का निष्पादन हो जाए, ठीक है, या तो क्या, वारंट का निष्पादन हो जाए, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए। अब आ जाओ, फिर उसके बाद अब आ जाओ सेक्शन 73 को किसके साथ पढ़ोगे, पुराना जो था 71 के साथ पढ़ोगे, पुरानी सीआरपीसी में 71 के साथ पढ़ो। इसमें क्या कहता है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट समय और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता
तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभू लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा में छोड़ देगा। तो ये किस प्रकार वारंट की बात करता है? 73 के क्लाज, देखो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो 73 का क्लाज 1 किस प्रकार की, ये BW की बात करता है, किसके? बेलेबल वारंट की बात करता है। इसमें क्या कहता है? प्रतिभू लेगा और उस अभिरक्षा को छोड़ देगा। क्या करेगा? जो 73 के क्लाज 1 में बताया गया वो क्या बताया गया? वो बताया गया BW यानी कि बेलेबल वारंट के बारे में बताएगा। मैंने तुम्हें बताया गिरफ्तारी का वारंट दो प्रकार का होता है, एक BW होता है, एक NBW होता है। BW में आपको बंधपत्र लेकर आपको थाने से ही छोड़ दिया जाता है, NPW में आपको न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। तो BW यहाँ BW बेयर एक्ट में नहीं लिखा है, इससे क्या, ये सार से मैंने निकाला। देखो प्रतिभू लेगा और उसको अभिरक्षा में छोड़ देगा, तो इसको मैंने कैसे निकाला? इसके सार को, इसके जीस्ट को पढ़ के निकाला है। ठीक है, इसमें क्या है? प्रतिभू लेकर छोड़ देगा। तो BW की कहाँ बात करता है? 73 के क्लाज 1 में। अब आ जाओ, जब वो पृष्ठांकित करेगा, इंडोर्स करेगा, तो निम्नलिखित बातें कथित। तो इंडोर्स करेगा तो मतलब जब क्या करता है, वो BW लेके छोड़ देगा तो पीछे पृष्ठांकन करता है, तो उस पर क्या क्या चीज़ें लिखेगा ये बताया गया है। जब न्यायालय BW जारी करेगा तो उसमें क्या क्या लिखेगा, BW जब जारी करेगा तो उसमें क्या क्या लिखेगा, तो देखो क्या क्या लिखेगा? प्रतिभुओं की संख्या लिखा जाएगा। सबसे पहले कितने श्योरिटी लिए गए, कितने जमानतदार लिए गए, उनकी संख्या लिखा जाएगा पीछे। ठीक है, उसके बाद वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभु और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था आबद्ध होने पर, मतलब क्या, जमानतदार और जितना रकम है उस रकम को लिखा जाएगा, और वो क्या, वो इस चीज़ से बाध्य होंगे, आबद्ध होंगे। ठीक है, और वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना, उस पर इंडोर्स किया जाएगा कि आप इस समय न्यायालय में हाजिर होंगे। जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभू ली जाती तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा। तो जो बंधपत्र था, जब BW होता है तो न्यायालय को पृष्ठांकन के पीछे ये चीज़ें लिखनी होगी, कितनी सिक्योरिटी इसके लिए चाहिए, अगर वो मान लो बेल बॉन्ड भरना चाहता तो भाई कितनी सिक्योरिटी लगेगी, कितने जमानतदार लगेंगे, कितने रकम की सिक्योरिटी लगेगी। ठीक है, उसको कब न्यायालय में पेश होना है। ठीक है, और जब कभी प्रतिभू के अधीन ली जाती है तो वह जो अधिकारी उसको वो कर रहा है वो क्या करेगा, उसको भी उस पीछे बताना पड़ेगा, और वो वारंट क्या करेगा, न्यायालय को भेज देगा। तो ये चीज़ें इंडोर्स में लिखेगा न्यायालय। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ आप 74, कौन सा सेक्शन आ जाओगे? 74। इसको किसके साथ पढ़ोगे? पुराने वाले, उसके पुराने CRPC के 72 के साथ। किसके साथ पढ़ोगे? 72 के। वारंट किसको निर्दिष्ट होता है, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट किसके नाम जारी होता है? निर्दिष्ट होता है मतलब वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, यानी कि वारंट किसके नाम जारी होगा। तो एक चीज़ याद कर लो कि वारंट गिरफ्तार व्यक्ति के नाम से, देखो वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, तो पुलिस अधिकारी को, तो पुलिस अधिकारी के नाम से भी जारी हो सकता है या उसके पदनाम से जारी हो जाता है। साधारणतया उसके पदनाम से पुलिस अधिकारी को जारी होगा। तो उस व्यक्ति, जैसे मान लो SI है किसी थाने का, तो मान लो उसका नाम रविंदर है, तो रविंदर SI के नाम ये वारंट जारी होता है। ठीक है, भार साधक अधिकारी के नाम ये वारंट जारी होता है, ये लिख सकता है। या तो वह मान लो किसी प्रयागराज के किसी थाने का, तो उस पर लिखा जाएगा प्रयागराज के थाने SI को ये वारंट निष्पादन करने का आदेश दिया जाता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये कितने, गिरफ्तारी का वारंट किसके नाम से जारी भी हो सकता है और व्यक्ति के पद नाम से भी जारी हो सकता है। ठीक है, अब बेयर एक्ट पढ़ो। गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होता है। कितना? एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम भी जारी हो सकता है। किंतु यदि ऐसा वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक हो और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वह वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का उसका निष्पादन करेगा। देखो
पहला तो सामान्यतः मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले ही जब मैं पढ़ा रहा था बताया था, सामान्यतः जो गिरफ्तारी का वारंट होता है वह एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी के नाम जारी किया जाता। अगर पुलिस अधिकारी नहीं मिल पा रहा है और उसका वारंट का निष्पादन तुरंत आवश्यक है, उसका एग्जीक्यूशन करना तुरंत आवश्यक है, तो व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम भी जारी हो सकता है, गिरफ्तारी का नाम। ठीक है, तो कब प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी करना आवश्यक है, जब उसका निष्पादन तुरंत आवश्यक है। तो देखो, तो इसमें भी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है और 75 में, लेकिन देखो 72, 74 और 75 में क्या अंतर है, प्राइवेट व्यक्ति को कब जारी होगा, जब उसके निष्पादन का क्या करना, क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति को निष्पादन करेगा तो क्या कहता है कि जब उसका तुरंत निष्पादन आवश्यक हो, क्या हो, तुरंत ना मिल सके, और वारंट को क्या, तुरंत निष्पादन आवश्यक हो। ये देखो यहाँ पे पकड़ो, जब तुरंत निष्पादन आवश्यक होगा तब प्राइवेट व्यक्ति के नाम 74 के तहत ही वारंट जारी हो सकता है। तो यहाँ भी प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी होता है, और जो सामान्य तरीका है वो प्राइवेट व्यक्ति का 75 में भी जारी होता है, किसी व्यक्ति के नाम भी। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, जब वारंट एक या एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा भी किया जा सकता है। तो यानी कि जहां एक से अधिक के नाम जारी किया गया तो उनमें से सब उसका निष्पादन कर सकते हैं, एक भी कर सकता है और सब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप 75 को किसके साथ पढ़ोगे, पुराना जो तुम्हारा CRPC था वो 73। अब इसमें कहता है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है। क्या कह रहा है, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी वारंट जारी किया जा सकता। तो इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट किस किस धारा में, प्राइवेट व्यक्ति, ठीक है, देखो 2 धारा के तहत प्राइवेट व्यक्ति में 2 धारा आ जाएगी, 2 लोग आ जाएंगे। तो अगर तुरंत निष्पादन आवश्यक है, तुरंत निष्पादन आवश्यक है तो 74 में जारी करेगा। ठीक है, तुरंत निष्पादन आवश्यक है तो 74 में, और साधारण वाला आपका कहाँ आ जाएगा, साधारण कहाँ आ जाएगा, 75 में। देखना ये थोड़ा यहाँ जगह नहीं रह जाती तो वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 75 में। तो अब आ जाओ, इसको पढ़ो, क्या कहता है, कहता है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है, यानी कि वारंट किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, CGM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे, अब कब किन किन मामलों में प्राइवेट व्यक्ति को जारी हो सकता है, जब वह निकल भागा सिद्ध दोष हो। देखो जब ये कंडीशन होगी, निकल भागा क्या है, सिद्ध दोष अपराधी है, उद्घोषित अपराधी है, दूसरा उद्घोषित अपराधी है, तब प्राइवेट व्यक्ति के नाम हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अजमानती है, ठीक है, अजमानती है, जो अजमानती अपराध का क्या है, अभियुक्त है। तो कितने हो गए, 3 मामलों में हो गए। कितने लोग हो गए, 3 मामलों में हो गया। पहला आपका सिद्ध दोष अपराधी हो, ठीक है, जो निकल भागा हो, दूसरा उद्घोषित अपराधी हो, तीसरा अजमानती अपराध का फरार व्यक्ति हो। इन 3 मामलों में ही प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट जारी 75 में किया जाएगा, और अगर तुरंत वारंट का निष्पादन आवश्यक है तो 74 में। ठीक है, ये याद कर लेना। और वह गिरफ्तारी से बच रहा, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिताओं के भीतर या किसी भी व्यक्ति को क्या हो सकता है, निर्दिष्ट हो सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को 3 मामलों में निर्दिष्ट हो सकता है। तो जो 74 में जो प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है वह अर्जेंट मामलों में जारी किया जाता है, तुरंत उसका निष्पादन आवश्यक है। और 73 में जो प्राइवेट व्यक्ति के नाम, 75 में जो प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट जारी होता है वह सामान्य मामला। असामान्य मामले कौन कौन है, देखो प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट कौन जारी करता है, सबसे पहले ये CGM, ये याद करो, CGM
और जेएम फर्स्ट क्लास। प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट कौन जारी करता है? सीजीएम और जेएम फर्स्ट क्लास जारी करता है। किन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी गिरफ्तारी का वारंट जारी? क्वेश्चन पूछता है किन व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट प्राइवेट व्यक्तियों के नाम भी जारी किया जा सकता है? तो निकल भागा सिद्ध दोष अपराधी हो, उद्घोषित अपराधी हो, अजमानती अपराध का व्यक्ति हो जो फरार हो गया हो, जो क्या हो? फरार हो गया हो। ठीक है, जो गिरफ्तारी से बच रहा हो, यानी कि जो फरार हो गया हो। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। अब आ जाओ इसके बाद क्लास 2। क्लास 2 क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति गिरफ्तारी की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेंगे और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में वह प्रवेश कर सकता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? उस वारंट का निष्पादन करेगा। फिर आ जाओ क्या कहता है? अरे यार ये कहाँ है? फिर उसके बाद क्या करेगा? जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले। तो मतलब अगर प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया तो वो क्या करेगा? पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। जो धारा 73 के अधीन प्रतिभू नहीं ली गई है तो उसे मामले की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट, यानी कि वो बेलेबल वारंट नहीं है और प्रतिभू नहीं ली गई है, मानी कि वो बेलेबल, अगर प्रतिभू ले ली है पुलिस ने तो पुलिस वहीं छोड़ देगी। अगर प्रतिभू नहीं लिया है तो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के यहाँ भिजवाएगा। क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के यहाँ भिजवाएगा। ठीक है, तो सामान्यतः जानो प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट जारी नहीं किया जाता सामान्यतः। ठीक है, ये जनरल कंडक्ट में, आचरण में नहीं है, पुलिस अधिकारी को ही जारी, लेकिन एक प्रावधान दे दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, अब आ जाओ 76 क्या है? पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। मतलब क्या है? पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। इसको किसके साथ पढ़ोगे? पुरानी वाली जो सीआरपीसी थी 74 के साथ पढ़ोगे, सीआरपीसी के साथ। ठीक है, पुरानी सीआरपीसी थी उसके 74 के साथ पढ़ोगे। इसमें देखो, अब इसमें सबसे पहली बात है, देखो किसी पुलिस अधिकारी को, पहले पढ़ लो, को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट या पृष्ठांकित हो। तो जो प्राधिकारी किसी कार्य करने को, देखो ये इसमें कौन सा सिद्धांत समाहित है? जो प्राधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है वह अपने अधीनस्थ से भी करवा सकता है। ठीक है, यह सिद्धांत कहाँ? यहाँ भी समाहित है। और एक धारा तुमको बताया था मैंने 55, ठीक है, रेड विथ 55, दोनों एक है, सीआरपीसी में भी और बीएनएसएस में, कि क्या वो अपने अधीनस्थ से भी गिरफ्तारी करवा सकता। ठीक है, तो 76 क्या कहता है? 76 कब लागू होगा? जब वारंट के साथ गिरफ्तार करना। 76 कब लागू होगा? जब वारंट के साथ गिरफ्तार करना, तो वह अपने किसी अधीनस्थ से भी गिरफ्तारी करवा सकता पृष्ठांकन करके। और अगर बिना वारंट के गिरफ्तार करना तो वह अपने अधीनस्थ से धारा 55 के तहत गिरफ्तार करेगा। ठीक है, इन दोनों धाराओं में मुख्य बातें यह है कि यह काम अपने व अधीनस्थ से भी करा सकता है। तो जो काम वह स्वयं कर सकता है वह अपने अधीनस्थ से भी करा सकता है। वह 76 और 55 में अगर वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो वह अपने अधीनस्थ को 55 में आदेश दे सकता है। अगर वह वारंट के साथ गिरफ्तार कर रहा है तो वह 76 में कर सकता है। ठीक है, देखो अगर तुम 76 को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा कि जिस पुलिस के नाम वारंट किया गया है, जारी किया गया, वह उस वारंट को पृष्ठांकित इंडोर्स करके किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी इंडोर्स कर देगा। मतलब जैसे मान लो एसपी को आया वारंट, एसपी क्या करेगा? उस वारंट के पीछे, जैसे मान लो प्रयागराज थाने के किसी एसआई को करना है तो उस एसआई को का नाम लिख के, उसको उस पद का एसआई का नाम लिख के, उस पद का नाम लिख के उस एसआई को भी वो निष्पादित भेज सकता है कि आप इस वारंट का एग्जीक्यूशन कराइए। ठीक है,
और 55 में कोई इंडोर्समेंट, क्योंकि उसमें वारंट के बिना गिरफ्तार करना, तो उसमें कोई इंडोर्समेंट करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखो जैसे इसका उदाहरण समझो, जैसे एसपी गिरफ्तारी का वारंट एसपी के नाम आता है, एसपी क्या करता था, किसी एसएचओ को भी पृष्ठांकित करके भेज सकता है। ठीक है, और एसएचओ क्या कर सकता है, किसी कांस्टेबल को भी पृष्ठांकित कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह हो गया तुम्हारा 76 हो गया। अब आ जाओ 77। 77 को किसके साथ पढ़ोगे, 77 को आप पढ़ोगे, सॉरी कहाँ गया, सॉरी, तो अब आप आ जाओ 77 वारंट के सार की सूचना, इसको किसके साथ, पुरानी सीआरपीसी 75 के साथ, पुरानी सीआरपीसी जो है 75 के साथ, किसके साथ पढ़ोगे, 75 के साथ पढ़ोगे। यह कहता है वारंट के सार की सूचना। तो सबसे पहले क्या कहता है, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है वह उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार संसूचित करेगा, और यदि वह ऐसा अपेक्षा किया जाता है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है, देखो ये धारा प्रकृति न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो, यानी कि जब तुम किसी को गिरफ्तार करने गए हो तो उसकी भी सुनो। वो पूछेगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार करने आए हो, तो आप क्या करोगे, वारंट को दिखाओगे। अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो तो उसको गिरफ्तारी का आधार बता दो, या उसका क्या है, मौलिक अधिकार है, ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो जब भी 77 पढ़ोगे याद रखना ये उसका क्या है, सार जाने का मौलिक अधिकार है। कौन है, फंडामेंटल राइट है। ये आपको कहाँ मिला है, ये आपको आर्टिकल 22 के क्लास 1 में दिया गया। ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, कि गिरफ्तारी का आधार वो जान सकता है, ये उसका क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, इसी मूल अधिकार को अच्छे से लागू करने के लिए क्या, सेक्शन 50 जो आप पुरानी सीआरपीसी सेक्शन 40 और 47, नए में कौन सा पढ़ोगे, 47, तो इसके साथ अगर वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा रहा है तब भी उसको क्या होगा, उसको गिरफ्तारी का कारण आपको बताना पड़ेगा। रेड विथ 47 भी कर लो, रेड विथ 47 कर लो। इसमें क्या कहता है कि जब वारंट के बिना आप गिरफ्तार करोगे तब भी आप क्या करोगे, उसका अधिकार है कि वो जान चाहेगा कि आप मुझे वारंट के बिना गिरफ्तार कर रहे हो तो बताओ तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। भाई वारंट के साथ गिरफ्तार कर रहे हो तब तो वारंट में लिखा होगा, आप दिखा दोगे, लेकिन वारंट के बिना जब आप 55 में, तब भी आपका अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है कि आप पुलिस से पूछो कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। 77 में तो उसको वारंट दिखाना पड़ेगा, 77 में, क्योंकि वो वारंट के साथ गिरफ्तार कर रहा, 77 में क्या होगा, दिखाया जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, जब आप वारंट लेके जाएगा पुलिस अधिकारी तो उसको आपका ये, अगर आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो आप बताओ इसका सार क्या है, क्यों मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, बताना पड़ेगा, या वारंट मुझे दिखाओ। ये अधिकार आप ले सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इस तरह आपका 77 भी समाप्त हो गया। अब आ जाओ 78, कौन सा आ जाओ, 78। इसको किसके साथ पढ़ोगे, 76 के साथ, पुरानी जो सीआरपीसी थी 76 के साथ पढ़ोगे। इसमें क्या कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब पेश किया जाना। ठीक है, क्या है, इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अविलंब पेश किया जाना। तो अब इस धारा के साथ तुमको क्या क्या पढ़ना, पहले ये देख लो। देखो 78, सॉरी, सबसे पहले पुरानी सीआरपीसी की धारा 76 पढ़ोगे, फिर 78 नए, जो मैं इधर आखिरी में लिखूंगा वो बीएनएस की धारा, इसके साथ पढ़ोगे तुम 56 पुरानी सीआरपीसी की, नए में धारा हो जाएगा तुम्हारा 57। ठीक है, और क्या पढ़ोगे इसके साथ, आर्टिकल 22 का क्लास 2। इतनी चीज़ें आपको पहले पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ 56 रेड विथ 57, जब वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे क्या है, अविलंब न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठीक है, 56 कहता है। ठीक है, क्या कहता है, 56 कहता है। और एक धारा और पढ़नी पड़ेगी आपको, 57 रेड विथ 58,
ठीक है। इसमें क्या कहता है देखो, इस धारा में कहता है आपको अविलंब पेश करना। इस धारा में क्या कहता है, क्वेश्चन पूछा था अविलंब पेश किया जाएगा। अगर वारंट के बिना गिरफ्तार कर रहे हो तो अविलंब पेश किया जाएगा, लेकिन वह अविलंब 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ बताया गया, ये तुम्हारा पुरानी जो सीआरपीसी थी वो 57 और नए में 58 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो वारंट के बिना। और एक चीज़, अब 78 में क्या है, ये देखो, सॉरी, ये देखो, इसमें दोनों चीज़ एक ही धारा में दे दी गई। देखो, इसमें वारंट के बिना गिरफ्तार कर रहा था तो अविलंब वाला अलग दिया था 56 में, और 24 घंटे वाला 57 में दिया गया था। इसमें क्या किया गया, इसमें दोनों अविलंब और 24 घंटे 24 आवर्स, ये दोनों साथ में दे दिया गया। इसके लिए अलग धारा नहीं बनाई गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आ जाओ आप आर्टिकल 22 का क्लास 2 पढ़ लो। ये क्या कहता, ये कहता 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कस्टडी में अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। अभिरक्षा में 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। ठीक है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, चाहे वह वारंट पर गिरफ्तार किया गया हो चाहे वारंट के बिना, 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। ये कौन सा, आर्टिकल 22 कहता। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब पढ़ लो, क्या कहता, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। तो अब क्या कहता कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 73 में प्रतिभू संबंधी उपबंधों के अधीन, अगर प्रतिभू ले लिया तो उसे क्या करेगा, छोड़ देगा, तब उसमें ये नियम नहीं लागू होगा। अनावश्यक विलंब के बिना न्यायालय के समक्ष ले जाएगा, जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए यह विधि द्वारा अपेक्षित है, परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। तो इसमें दोनों प्रोविजन दे दिया गया, अविलंब वाला भी, अनावश्यक विलंब के बिना अनावश्यक विलंब वाला भी दे दिया है, अविलंब ले जाओगे, और 24 आवर्स वाला भी नियम। लेकिन वारंट के बिना अगर गिरफ्तार करते हो तो 2 सेक्शन पढ़ना पड़ता था, 56, 57 पुराने में, नए में 57 और 58 पढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह हो गया आपका 78 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब देखो 78 क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति को वारंट के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसको अविलंब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, परंतु वह अवधि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि धारा 78 में अविलंब और 24 घंटे के दोनों नियम समाहित हैं। परंतु अगर हम इसको वारंट के बिना गिरफ्तार, तो ये 2 धाराओं में 57 और 58, नए में 57 और 58, पुराने में 56 और 57। अब आ जाओ आप 79, क्या आ जाओ 79 आ जाओ। 79 को किसके साथ पढ़ोगे, सबसे पहले याद रख रहा हूँ 77 के साथ पढ़ोगे। किसके साथ, 77। गिरफ्तारी का वारंट भारत में के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता। तो जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे तो इसके साथ देखो तुमको क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले 77 और 79। तो इसमें क्या है, वारंट कहाँ निष्पादन होगा, पूरे भारत में। वारंट का निष्पादन कहाँ होगा, पूरे भारत में, ये बताता है। और फिर उसके बाद इस यहाँ पे पढ़ोगे 48 रेड विथ, नए में कहाँ गया 45 में दिया गया। अगर वारंट के बिना गिरफ्तार करते हो तो उसका पीछा कहाँ कर सकते हो, इसमें क्या होगा, ये वारंट के साथ हो जाएगा। रुको, पूरे भारत में, तो ये क्या है, वारंट के साथ।
वारंट के साथ, ठीक है। अब जो पढ़ोगे 48 रेड विथ 45, ये है वारंट के बिना, वारंट के बिना। तो इसमें क्या होगा, वारंट के बिना, वारंट के बिना पूरे भारत में कहीं भी पीछा कर सकते हो। इसमें वारंट के बिना गिरफ्तार करना है तो पूरे भारत में कहीं भी पीछा कर सकते, पूरे भारत में कहीं भी पीछा कर सकते हो। ये धारा ये बताती। और फिर उसके साथ एक धारा और पढ़ोगे, कौन सी धारा, एक धारा पढ़ोगे आप 60, कौन सा, सेक्शन 60, रेड विथ हो जाएगा ये तुम्हारा 61। ये कहता है कि अगर अभिरक्षा से निकल भागा है, क्या है, अभिरक्षा से, अभिरक्षा यानी कि कस्टडी से क्या हुआ है, निकल भाग गया है, तो वारंट के बिना उसका पूरे भारत में क्या किया जा सकता, पीछा। अगर अभिरक्षा में से निकल भागा तो पूरे भारत में पीछा किया जा सकता, पूरे भारत में पीछा किया जा सकता, तो पीछा किया जा सकता है, तो अब जितनी चीज़ें जो पूरे भारत में कहाँ कहाँ नियम पूरे भारत का था वो मैंने एक साथ आपको बता दिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो अब याद रखो कि इतना हो गया। तो अब इसमें एक नई चीज़ बताता हूँ तुमको, वो याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन दो तरीकों से होता है। देखो, अधिकारिता से देखो लिख नहीं जा रहा, लेकिन मैं लिख रहा हूं, लिख के इस पे थोड़ा हाथ से लिखना दिक्कत होती है। अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन जूरिडिक्शन से बाहर, जिस न्यायालय ने जूरिडिक्शन जारी किया है, अगर अधिकारिता से बाहर उसका निष्पादन वारंट का करना, तो कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। वारंट को भेजकर, लिख लो पहले, वारंट को भेजकर, ये कौन सी धारा हो जाएगी तुम्हारी, 78 और 80 नए में। अब मैं ये 80 पढ़ाने से पहले तुमको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, 80 पढ़ाने से पहले ये चीज़ बता दे रहा हूँ, फिर देखना, ठीक है। और उसके बाद वारंट पुलिस अधिकारी को देकर, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है। ये 79 रेड विथ 81, ये दो धाराएं साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो अब आ जाओ, तो 80 कहता अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए वारंट भेजा जाएगा। तो अधिकारिता से बाहर यानी कि मान लो प्रयागराज का वारंट है और उसको दिल्ली में एग्जीक्यूशन कराना है, तो कैसे, तो उसको क्या करेगा, या तो दिल्ली में जो पुलिस आयुक्त है उसके पास भेजकर किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है, किसी पुलिस अधिकारी, प्रयागराज के ही पुलिस अधिकारी को वारंट दे दिया जाएगा कि आप इसे लेकर जाइए और इसका एग्जीक्यूशन कराइए, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो आप ध्यान से पढ़ो। पहला क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ो, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया जाना। तो सबसे पहले क्या है, सामान्यतः वारंट जो न्यायालय जारी किया है उसका निष्पादन, उसका एग्जीक्यूशन क्या है, उसकी अधिकारिता से बाहर किया जाना है। तब वह न्यायालय ऐसे वारंट अपनी अधिकारिता के भीतर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय, मतलब क्या करेगा, सबसे पहला नियम क्या है, अपने अधिकारिता के पुलिस अधिकारी को नहीं जारी करेगा, क्या करेगा, उसके बजाय उसे डाक द्वारा
उसे डाक द्वारा या अन्यथा, अब अन्यथा में कई चीज़ें आ जाएंगी, ईमेल द्वारा भी भेज सकेगा, या क्या कर सकेगा कि पुलिस अधिकारी को लेकर भेज देगा कि आप लेके चले जाओ, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अन्यथा में कई चीज़ें, तो या तो क्या करेगा डाक द्वारा या अन्यथा, या किसी ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता। किसी ऐसे मतलब जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत वो अभियुक्त है, उसके क्या किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेज देगा, किसी जिला पुलिस अधीक्षक को भेज देगा, किसी पुलिस आयुक्त को भेज सकता है, जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा, और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इनमें से या इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा। क्या कराएगा? तो अब इसमें क्या करेगा? तो अब इसमें साधारण सा नियम है कि मान लो उसको जारी नहीं करेगा, वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज देगा, वो जिसके पास भेजेगा वो इंडोर्स करके किसी व्यक्ति से उसका एग्जीक्यूशन करा देगा, ठीक है, वारंट का। अब आ जाओ क्लास 2। उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसे दस्तावेज सहित यदि कोई हो जो धारा 83 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चय करने में कि उसमें उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेज देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। तो ये अधिकारिता से बाहर कहाँ दिया गया है? आपका 78 में, 80 में और 81 में, पुराने में 78 और 79 में। अब आ जाओ 81 क्या कहता है कि अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश। अब इसमें क्या, अब इसमें अपने अधिकारिता के ही पुलिस अधिकारी को वारंट जारी कर देता। अधिकारिता से बाहर निष्पादन करना, एग्जीक्यूशन अभियुक्त क्या है, उसकी अधिकारिता से बाहर है, लेकिन क्या करता, उसको निष्पादन करने के लिए अपनी ही अधिकारिता के पुलिस अधिकारी को भी वो मजिस्ट्रेट दे सकता। जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया जाना, तब वह पुलिस अधिकारी, अब क्या हो, पुलिस अधिकारी ऐसा हो जिसके पास जो वारंट उसको जारी किया गया उसका निष्पादन जिस न्यायालय ने जारी किया उसकी अधिकारिता से बाहर करना हो, तब अब वो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर, क्या इंडोर्समेंट कराने के लिए मामूली तौर पर, मतलब साधारण उसका नियम क्या है, मामूली तौर पे साधारण नियम क्या, साधारण नियम वो क्या करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास क्या करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता या स्थानीय सीमाओं के भीतर अंदर वारंट का निष्पादन किया जाना ले जाएगा। तो सामान्य नियम क्या है, अगर वो पुलिस अधिकारी किसी अन्य जुरिडिक्शन में, मतलब किसी अपने जुरिडिक्शन में नहीं, किसी अन्य जुरिडिक्शन में उस क्या बोलते हैं वारंट का निष्पादन कराना, एग्जीक्यूशन कराना, तो सबसे पहले क्या, जिसकी अधिकारिता के भीतर वारंट एग्जीक्यूशन कराना उसके कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास ले जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन कराने के लिए उससे सहायता ले सकता है, ठीक है, क्या ले सकता है, सहायता ले सकता है, क्या ले सकता है, सहायता ले सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, फिर उसके बाद फिर दूसरा क्या कर सकता है, यदि ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वह वारंट निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा, और वह स्थानीय पुलिस अधिकारी पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। वारंट करने में क्या, पहले में सहायता करेगा। अब क्या करता है, पहले क्लास में क्या, इसमें क्या करेगा, सहायता करेगा, इसमें परमिशन लेगा,
ठीक है। और इसमें क्या सहायता करेगा, ये अंडरलाइन करना है, इसमें क्या सहायता करेगी, जिसको भेजा है पृष्ठांकन के लिए, जिसके अधिकारिता के अंतर्गत क्या है सहायता लेगा। जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी अधिकारिता के भीतर वह वारंट निष्पादित किया जाना पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से निष्पादन नहीं हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निर्दिष्ट किया गया उसका निष्पादन उस न्यायालय को जिसने जारी किया स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में पृष्ठांकन किए बिना भी कर सकता है। तो इसमें बिना सहायता, डायरेक्ट जाके कर लेगा भाई बिना सहायता के, ठीक है। क्लास 3 में क्या बिना सहायता के। तो क्या अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि जब तक हम इंडोर्समेंट कराने जाएंगे, जब तक हम किसी की सहायता मांगेंगे अभियुक्त फरार हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट वो जाएगा उस अभियुक्त को गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करके फिर बताएगा कि हाँ ये अभियुक्त यहाँ था, थानेदार को बता सकता है, भारसाधक अधिकारी को, या वहाँ के निकटतम मजिस्ट्रेट को बता सकता है, ठीक है, कि मैंने गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ 82, ठीक है। 82 को किसके साथ पढ़ोगे तुम, 80 के साथ, पुरानी धारा जो थी 80 के साथ पढ़ोगे, ठीक है। किसके साथ पढ़ोगे, 80 के साथ पढ़ोगे। इसमें क्या कहता है, देखो इसको धारा को पढ़ने से पहले दिमाग में रखो, जब धारा 80 या 81 में व्यक्ति को क्या गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसका उल्लेख 82 में दिया गया। उसका उल्लेख कहाँ दिया गया, 82 में। जब व्यक्ति को धारा 80 और 81 के तहत क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन सी प्रक्रिया उसके बाद अपनाई जाएगी, वो कहाँ बताया गया, 82 में अपनाए। तो अब देखो धारा 82 को मैं साधारण तरीके से तुमको पढ़ाए दे रहा हूँ। क्या कहता है, देखो इसमें 3 नियम है। सबसे पहले क्लास 1 में 3 नियम है, वो नियम ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या है, जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया गया और जहां व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, अगर उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से कम है, तब उस अभियुक्त को उस न्यायालय के समक्ष डायरेक्ट पेश किया जाएगा जिसने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, ठीक है। तो ये 30 किलोमीटर वाला नियम समझ लेना। इसमें क्या है, जब व्यक्ति को क्या किया गया, देखो पढ़ो, जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट है। क्या है, अधिक निकट है, या धारा 73 के अधीन प्रतिभू ले ली गई है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। क्या है, 30 किलोमीटर के अंदर, ये वाला नियम मैंने अभी आपको बताया। तो यानी कि क्या है, मान लो जहां गिरफ्तार किया गया है और जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया गया, अगर उसकी दूरी 30 किलोमीटर से कम है तो डायरेक्ट उसी न्यायालय में प्रोड्यूस कर दोगे जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया गया। सिंपल नियम यही कहता। दूसरा इसमें एक नियम और है। अब देखो दूसरा नियम क्या है, जिस न्यायालय की अधिकारिता में व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वह दूरी देखी जाएगी। अगर उसकी दूरी वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास है तो उसके समक्ष क्या कार्यपालक या पुलिस आयुक्त की अधिकारिता में गिरफ्तार किया गया। अगर जहां गिरफ्तार किया गया उसकी दूरी के निकट है तो कार्यपालक, देखो इसमें सिंपल सा नियम, बहुत कंफ्यूजिंग है इसमें, जानते हो क्या, वारंट जारी करने वाला न्यायालय या कार्यपालक या पुलिस आयुक्त जिसकी अधिकारिता में अभियुक्त है, ठीक है, इन दोनों में से किसी के यहाँ पेश किया जा सकता। और इन दोनों में से किसके यहाँ, इन दोनों मतलब जिसने वारंट जारी किया उसके यहाँ भी पेश कर सकते हो या जिसके यहाँ अभियुक्त मिला है उसके यहाँ भी पेश करते हो। लेकिन दोनों में से क्या नियम रखोगे याद, जिसके निकट सबसे ज़्यादा हो। अगर जहाँ अभियुक्त पाया गया वो निकटतम है तो वहाँ पेश कर दोगे, या जहाँ वारंट जारी किया है वो निकटतम है तो उसके यहाँ पेश कर दोगे। ये दूसरा। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि धारा 73 के तहत प्रतिभू दे देता है, क्या है ये देखो बताया गया। तीसरा नियम क्या, इसमें 3 नियम है, क्लास 1 में 3 नियम है, तीनों को अलग अलग पढ़ना। तीसरा नियम क्या है, यदि धारा 73 के अधीन वह प्रतिभू दे देता तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अर्थात यदि अपराध बेलेबुल है तो प्रतिभू लेकर उसे क्या कर दिया है, छोड़ दिया जाएगा। परंतु अगर ये 3 नियम फेल हो जाते हैं, अब ये तीनों नियम फेल हो जाते हैं तो उसको क्या होगा,
अगर ये तीनों नियम फेल हो जाते हैं तब क्या किया जाएगा, तो वो जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया मजिस्ट्रेट के यहाँ, जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों नियम फेल हो जाएंगे तो मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा जिसकी अधिकारिता के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ जाओ 82(2). 82(2) कुछ नहीं कहता, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इसमें कहता है कि उपधारा 1 के निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी संबंध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदनामित पुलिस अधिकारी तथा अन्य पुलिस का ऐसे पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतः निवास करता हो को तुरंत जानकारी देगा। अब इसमें क्या है, जानकारी देने का कर्तव्य है कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार हो चुका है तो उसकी जानकारी आपको देना, ये जानकारी का कर्तव्य है। ठीक है, अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसकी जानकारी उस न्यायालय को भेज दोगे। ठीक है, ये जानकारी देने का। तो इस तरह आपका क्लास 2 हो गया। अब ये सेक्शन बहुत कम पूछा जाता है, तो 83 आप, आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग अपने मन से पढ़ लेना। 83 आप ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अपने मन से, ये कम पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद हम उद्घोषणा और कुर्की नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा देंगे। इस तरह आपका वारंट मामला समाप्त हो गया। लेक्चर कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।